शिक्षा विभाग द्वारा एजुसेट प्रसारण की आज की प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अरे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? बहुत अच्छी बात। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ आपकी चौथी कक्षा का हिंदी विषय का एक नया पाठ पढ़ाने के लिए। इससे पहले आपके कितने पाठ हो चुके हैं? 6 पाठ हो चुके हैं। तो आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? 7वां पाठ। प्यारे बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए कि पूरे साल में कोई ऐसा दिन भी होगा जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है, उस दिन आपको बहुत ज्यादा आनंद आता है, बहुत ही एंजॉय करते हो आप उस दिन। वह कौन सा दिन होता है? अच्छा, जब आपका जन्मदिन होता है। मुझे पता था सभी बच्चे कहेंगे जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है। अरे भाई, जन्मदिन तो होता ही ऐसा है, उस दिन तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है, आपकी तो बात ही निराली होती है। उस दिन आप किसी राजकुमार या फिर राजकुमारी से कम नहीं होते। ऐसा ही होता है ना? और मम्मी पापा को भी बहुत परेशान करते हो आप उस दिन। बहुत डिमांड रहती है आपकी, बहुत लंबी लिस्ट रहती है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और आपके मम्मी पापा आपकी सभी इच्छाएं पूरी भी करते हैं, क्योंकि आपसे इतना ज्यादा प्यार जो करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको भी एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हर जन्मदिन पर ज्यादा खर्चा नहीं करवाना मम्मी पापा का। एक आधी बार कम खर्चे में भी जन्मदिन मना लिया करो। और एक काम तो सबने शुरू कर रखा होगा, अगर नहीं शुरू किया है तो अब से कर देना। अब जिस बच्चे का भी जन्मदिन आए तो वो क्या करेगा अपने जन्मदिन पर? एक पौधा अपने जन्मदिन के नाम का जरूर लगाना अपने हाथों से। और सिर्फ लगाना ही नहीं, उसकी देखरेख भी करनी है, उसमें हर रोज पानी भी डालना है, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारे जीवन का आधार है। तो बच्चों, ये तो थी जन्मदिन की बात। अब और भी बताओ, और कब कब ज्यादा आनंद आता है आपको? किस दिन? शादी विवाह पर या फिर त्योहारों पर? तो प्यारे बच्चों, आज के पाठ में हम एक त्योहार पर ही चर्चा करेंगे। त्योहार नाम सुनते ही आप सबके चेहरे खिल उठे। भाई, त्योहार तो होते ही ऐसे हैं। त्योहारों पर तो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई हो, सभी के चेहरे खिल उठते हैं। बहुत मस्ती करते हैं सभी। भी बहुत मस्ती करते हो ना त्योहारों पर? अच्छा, त्योहारों की आपको कौन सी बातें ज्यादा पसंद आती है? क्या क्या करना उस दिन आपको ज्यादा अच्छा लगता है? अच्छा, तो आप उस दिन नए कपड़े पहनते हो, मिठाइयाँ खाने को मिलती है, मेला देखने जाते हो, और बहुत सारे खेल खिलौने भी लेकर आते हो। और घर को भी हम बहुत सजाते हैं उस दिन, करते हैं ना? प्यारे बच्चों, हमारा देश भारत बहुत ही निराला देश है, बहुत ही सुंदर देश है, रंग बिरंगा, बहुत ज्यादा चहल पहल वाला देश है। और हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में सभी देशों की बजाय हमारे देश भारत में सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। हर दिन हमारे भारत के, हमारे देश के किसी न किसी कोने में कोई न कोई त्योहार आता रहता है। आप देखते हो ना, बीच बीच में छुट्टियां होती रहती है, भी आज ये त्योहार है, आज ये त्योहार है। कई त्योहारों का आपको पता ही नहीं होता, नाम ही नहीं पता होता। भाई, ये त्योहार है, हमारे घर में तो नहीं मनाया जा रहा, लेकिन आपकी छुट्टी होती है। तो देखिए, हमारा देश जो भारत है प्यारे बच्चों, इसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, और अलग अलग हिस्सों पर, जैसे ऊपर के हिस्से में जो राज्य आते हैं उन्हें उत्तरी भारत के नाम से जाना जाता है, नीचे जो राज्य हैं उन्हें दक्षिणी भारत, और इधर पूर्वी भारत, और इधर पश्चिमी भारत। तो प्यारे बच्चों, हमारे देश भारत में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म,
अलग अलग पहनावा और अलग अलग खान पान, अलग अलग रिवाज और अलग अलग त्योहार मनाने वाले लोग रहते हैं। जैसे हम हरियाणा वासी, हमारे भी कुछ प्रमुख त्योहार होते हैं। हरियाणा के त्योहारों के बारे में तो आप अच्छे से जानते हो। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, पंजाब राज्य में कुछ अलग तरह के त्योहार होते हैं जो हम नहीं मनाते, वो मनाते हैं। और राजस्थान में कुछ अलग त्योहार होते हैं। और दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, यहाँ कुछ अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। और पूर्वी राज्यों में अलग और पश्चिमी राज्यों में अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जो कि धार्मिक त्योहार कहलाते हैं। कुछ धार्मिक त्योहार पूरे भारत में भी एक साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा। और कुछ ऐसे त्योहार होते हैं बच्चों जिन्हें राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। वो हमारे पूरे देश में सभी देशवासी, भारतवासी मिलकर धूमधाम से मनाते हैं उन त्योहारों को, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। प्यारे बच्चों, त्योहारों को मनाने की एक परंपरा होती है, कोई न कोई कहानी उसके पीछे होती है। जैसे कि हम दिवाली मनाते हैं तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या कथा है। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर जब घर में लौटे, तो अयोध्या वासियों ने उनकी खुशी में पूरी नगरी को दियों से, घी के दीपक से जलाया था। और तब से आज तक हम इस दिन को, इस तिथि को दिवाली के रूप में मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। इसी तरह दशहरा, वह भी हमारा धार्मिक त्योहार है। बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त हुई थी इस दिन। भगवान श्री राम ने रावण का, जो कि बुरे कर्म करने वाला था, उसका संहार किया, उसे मार दिया। और इस दिन को जो है बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार बच्चों, कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो किसानों से जुड़े होते हैं। किसानों से, किसानों को आप अच्छे से जानते हो ना। किसान कौन होता है? खेती करने वाला, कृषि का कार्य करने वाला। बच्चों, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान क्यों कहा गया है हमारे देश को? क्योंकि हमारे देश भारत के अंदर ज्यादा संख्या में लोग कृषि के कार्यों से जुड़े हुए हैं। अब मैंने बताया था ना कि हम कोई दिन क्यों मनाते हैं? अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए। किसानों की खुशी क्या होगी? उनकी फसल, जिनके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छी फसल जब हो जाती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और फिर जो है अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए वो जो मनाते हैं वो एक त्योहार का रूप धारण कर लेता है। और इसी तरह ये त्योहार बनते रहे। कई त्योहार तो वो मनाते हैं फसल की बुआई के समय, भगवान की आराधना करते हैं, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं कि उनकी आने वाली जो फसल है, आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा हो, शुभ हो। या फिर कई बार जो कुछ त्योहार ऐसे मौके पर आते हैं जब किसान की फसल पककर तैयार हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ में जो सीखेंगे वो एक त्योहार के बारे में। और वो त्योहार जो है दक्षिण भारत के तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्योहार। तो आज के इस पाठ में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कौन सा है वह त्योहार और क्या क्या जानकारी हमें उस त्योहार की मिलने वाली है। तो आइए बच्चों, अब जानते हैं किसान की खुशी से जुड़े उस त्योहार के बारे में। प्यारे बच्चों, किसान अत्यंत परिश्रमी व कर्मठ होता है। अत्यंत का मतलब बहुत ज्यादा, परिश्रमी मेहनती। अत्यंत परिश्रमी का मतलब बहुत ज्यादा मेहनती। सभी जानते हैं ये तो कि किसान बहुत ज्यादा मेहनत करके हम सभी देशवासियों का पेट भरता है, हमारे लिए अनाज पैदा करता है। और वह कर्मठ भी होता है। कर्मठ का मतलब काम को अच्छी प्रकार से करने वाला। किसान जो है खेती से जुड़े सभी कामों को, सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक अच्छी प्रकार से समय पर निपटा लेता है। वह बहुत परिश्रम करता है, लेकिन उसका जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। प्रकृति मतलब कुदरत, जिसमें
पानी, मिट्टी, नदियाँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, सभी प्राकृतिक चीजें आती हैं जिन्हें मनुष्य नहीं बना सकता। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो हम सभी प्रकृति पर निर्भर होते हैं, क्योंकि यह हमें जीने के लिए शुद्ध हवा, जल, खाने के लिए भोजन देती है और हमारा पालन पोषण करती है। लेकिन किसान का जीवन इससे ज्यादा जुड़ा रहता है। बच्चों, किसान प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। वह खेती से जुड़े सभी कामों को, जैसे कि बुआई यानी बीज बोना, सिंचाई फसल में पानी देना, निराई यानी फसल से अनचाहे पौधे जिन्हें खरपतवार कहा जाता है उनको अलग करना क्या कहलाता है? निराई। इन सभी कामों को वह अच्छी प्रकार से और समय पर निपटा लेता है। उसे सब ज्ञात होता है कब कौन सा काम करना है। प्यारे बच्चों, जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं तब उसके पांव थिरक उठते हैं। तो देखो बच्चों, किसान ने इतनी ज्यादा मेहनत क्यों की? इसलिए अनाज पैदा करने के लिए। तो खुश तो वो होगा ही, अपने काम में उसने सफलता प्राप्त कर ली ना। उसके पांव थिरक उठते हैं। पांव थिरक उठना का मतलब नाचना। वह नाचने लगता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। ये बात तो मैंने पहले ही बताई थी कि त्योहार हम क्यों मनाते हैं? अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए। किसान इस समय बहुत खुश होता है और इसे वह त्योहार के रूप में मनाता है। प्यारे बच्चों, पोंगल नई फसल का त्योहार है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। आपको पता लगा कि हम इस पाठ में कौन से त्योहार के बारे में सीखने जा रहे हैं? पोंगल त्योहार के बारे में, जो कि नई फसल का त्योहार होता है। पाठ का नाम भी क्या है हमारा? पोंगल। जब हमारे यहाँ उत्तरी भारत में मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं, हम कब मनाते हैं? 14 जनवरी को। उसी दिन दक्षिण भारत के लोग इसे पोंगल त्योहार के रूप में मनाते हैं। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। बच्चों, पोंगल के दिन खेतों से सुनहरे रंग का नया धान काटकर किसान घर लाता है। गन्ने की फसल तैयार होती है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। मन नाचना का मतलब भी क्या हुआ बच्चों? यहाँ बहुत ज्यादा खुश होना। तो देखो बच्चों, बहुत खुश होता है किसान, क्योंकि उसकी दो फसलें, एक तो धान की फसल यानी चावल की फसल और दूसरी गन्ने की फसल इस समय तैयार होती है, जिन्हें देखकर वह बहुत ज्यादा खुश होता है और इसे त्योहार के रूप में मनाता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। तो इस दिन वो क्या करते हैं? मीठे चावल बनाते हैं और सूर्य देवता को चढ़ाते हैं। हम भी यहाँ मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता की पूजा करते हैं ना। तो हमारे मकर संक्रांति के त्योहार से कुछ मिलता जुलता है यह त्योहार। अब आगे देखते हैं कि हमारे यहाँ के त्योहारों से इस त्योहार की और कौन कौन सी बातें मिलती जुलती हैं। जो मीठा भात बनाकर सूर्य देवता को चढ़ाते हैं, इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तो इस त्योहार का नाम पोंगल क्यों पड़ा? क्योंकि इस दिन विशेष तौर पर बनाए जाते हैं मीठे चावल, जिसको तमिलनाडु में तमिल भाषा में पोंगल कहा जाता है। और उसी पोंगल शब्द से इस त्योहार का नाम भी पोंगल पड़ गया। और बच्चों, पोंगल त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। सिर्फ एक दिन ही नहीं, इस त्योहार को 4 दिनों तक मनाया जाता है। अब देखिए, और भी कुछ ऐसे त्योहार होते हैं ना जो सिर्फ एक दिन ही नहीं मनाए जाते।
कई दिनों तक चलते हैं, जैसे कि नवरात्रि का त्योहार। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। और भी कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जो कई दिनों तक मनाए जाते हैं। तो बच्चों, पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इस दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। तो पोंगल के त्योहार पर पहला दिन किस प्रकार मनाया जाता है? भोगी पोंगल के नाम से। और उस दिन क्या खास होता है? पूरे घर की साफ सफाई की जाती है। और साथ ही बच्चों, जो पुराना सामान होता है, जो सफाई करके जो पुराना सामान निकालते हैं लोग, उस सामान को इकट्ठा करके जलाया जाता है। और उस अग्नि के चारों ओर जो है बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। अब आप बताओ बच्चों, आप कौन कौन से त्योहारों पर सफाई करते हो? खासकर दिवाली के त्योहार पर तो हम कई दिन पहले ही सफाई के कामों में जुट जाते हैं। प्यारे बच्चों, यह तो था पोंगल त्योहार का पहला दिन। अब देखिए दूसरे दिन में क्या होता है। पोंगल के दूसरे दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। इस दिन सब कुछ नया नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। अब देखो बच्चों, ये सारी ही बातें दूसरे त्योहारों से भी मिलती हैं। रंगोली, तो बच्चों रंगोली तो त्योहारों की रौनक बढ़ा देती है। पोंगल त्योहार की तरह दूसरे त्योहारों पर भी रंगोली बनाई जाती है। जैसे कि हम दिवाली पर, नवरात्रों में, और भी हमारे कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं, तब भी हम रंगोली बनाते हैं। आपने कभी रंगोली बनाई है क्या? नहीं बनाई तो इस बार जब कोई त्योहार आए तो आप भी रंगोली जरूर बनाना। मैं तो खासकर दिवाली के त्योहार पर रंगोली जरूर बनाती हूँ। आप भी जरूर बनाना। और उस दिन क्या करते हैं, सभी लोग नए वस्त्र पहनते हैं नहा धोकर। ये तो त्योहारों पर आप भी करते होंगे, नए वस्त्र पहनते होंगे। बच्चों, दूसरे दिन की एक खास बात यह होती है कि इस दिन सब कुछ नया नया होता है। देखो, नए ही वस्त्र पहनते हैं वो, और अपने आंगन में अंगीठी जलाकर नए ही बर्तन में पोंगल बनाते हैं। और यह पोंगल यानी मीठा भात भी नई फसलों का बना होता है। गन्ने का रस वह भी नया, और चावल वो भी नई फसल का चावल। तो इसीलिए सब कुछ उस दिन नया नया होता है। तो प्यारे बच्चों, इस त्योहार की मुख्य बात देखो। जब मीठा भात बना रहे होते हैं, यानी पोंगल पका रहे होते हैं, तब वहां का नजारा क्या होता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल ऊपर उठते हैं तब उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं, पोंगल पोंगल। देखो बच्चों, यह एक तरीका होता है उन लोगों का इस त्योहार को मनाने का, सेलिब्रेट करने का। तो देखो, आप भी तो त्योहारों को मनाते समय चिल्लाते हो ना। होली के त्योहार पर एक दूसरे को रंग लगाते हुए हैप्पी होली हैप्पी होली। दिवाली के त्योहार पर पटाखे फुलझड़ियाँ जलाते हुए। जब पोंगल पक जाता है तब क्या करते हैं, लोग अपने पास पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। तो बच्चों, कहा जाता है ना कि बांटने से खुशियाँ बढ़ जाती हैं। तो आप भी तो त्योहारों पर अपने दोस्तों के घर जाते होंगे शुभकामनाएं देने के लिए, मिठाइयाँ ले जाते हो ना साथ। तो वहाँ के लोग भी ऐसा ही करते हैं, इस मीठे भात को अपने पास पड़ोस में बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं।
यह था दूसरा दिन। तीसरे दिन माट्टू पोंगल मनाया जाता है। माट्टू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है, उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। लोग उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, तीसरा दिन पशुओं के लिए बहुत खास दिन होता है। इस दिन पशुओं की बहुत देख रेख की जाती है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे पशु होते हैं वो भी तो घर का सदस्य होते हैं। आपने भी आपके घर में देखा होगा, त्योहारों पर उनकी भी बहुत देखभाल की जाती है। अब देखते हैं बच्चों, चौथा दिन कैसे मनाते हैं वहाँ के लोग। चौथे दिन काणुम पोंगल होता है। इस दिन क्या करते हैं? खाना खाकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं जिनमें लोग घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। तो बच्चों देखो, बहुत से ऐसे त्योहार होते हैं जिन पर मेलों का आयोजन किया जाता है। आप भी जाते हो ना मेला देखने, ऐसे ही वहाँ के लोग भी पोंगल त्योहार पर चौथे दिन को इसी प्रकार मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मनाते हैं। तो बच्चों, उत्तरी भारत में तो इसे मनाया जाता है संक्रांति के नाम से और दक्षिणी भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। और बच्चों, उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान का महत्व है। गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं। प्यारे बच्चों, मकर संक्रांति के दिन इन नदियों में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाते खिलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि दक्षिणी भारत के पोंगल त्योहार के साथ साथ हमारे उत्तरी भारत के संक्रांति त्योहार का भी इस पाठ में बहुत जिक्र आया है, क्योंकि ये दोनों त्योहार एक ही दिन मनाए जाते हैं। और पोंगल त्योहार हमारे संक्रांति त्योहार से काफ़ी मिलता जुलता होता है, क्योंकि दोनों ही त्योहार किसान की खुशी से जुड़े होते हैं। किसान नई फसल की खुशी में मनाते हैं। तो बच्चों, ऐसे मनाया जाता है पोंगल का त्योहार। प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने जो है इस पाठ के माध्यम से पोंगल त्योहार के बारे में अच्छी प्रकार से जान लिया होगा। अब चलते हैं हम अभ्यास कार्य की ओर। प्यारे बच्चों, अभ्यास कार्य में सबसे पहले जानते हैं हम कुछ नए शब्दों के अर्थ। इनमें से कुछ शब्द पाठ में भी आए थे। सबसे पहले शब्द है एक गुनगुनाना। गुनगुनाना का मतलब होता है बच्चों धीमी आवाज में गाना, यानी धीरे धीरे गाना। थिरकना का अर्थ होगा नाचना। निराई करना, फसल के आसपास उग आए घास फूस को हटाना या फिर खरपतवार निकालना। पोष, पूस का महीना, जिस महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। प्रतीक, चिन्ह या संकेत। बुआई करना, बीज बोना। भोज, दावत। मंगलमय, कल्याणकारी। संपत्ति, धन दौलत। पैसा धेली। सिंचाई, पौधों या फसलों को पानी देना। स्नान, नहाना। तो ये थे कुछ नए शब्दों के अर्थ। आगे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं आपसे और बहुत ही आसान आसान प्रश्न है जो पाठ में से ही पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, पोंगल त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसके पहले दिन लोग क्या करते हैं? पाठ में ही आया था।
पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इस दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। अगला प्रश्न, पोंगल को नई फसल का त्योहार क्यों कहा गया है? बताइए, ऐसा क्यों कहा गया है? समझा था ना आपने पाठ में कि इस दिन किसान नया धान काटकर घर लाता है। उसकी दो दो फसलें तैयार होती है, जिनकी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, उस दिन सब कुछ नया होता है। पाठ को समझकर बताएं कि पोंगल के दिन क्या क्या नया होता है। आपको पाठ एक बार फिर से पढ़ना होगा, समझना होगा और इस प्रश्न का उत्तर बताना होगा। आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लेना। अगला प्रश्न, पोंगल के तीसरे व चौथे दिन को क्या कहते हैं? बताइए। तीसरे दिन को माट्टू पोंगल और चौथे दिन को काणुम पोंगल कहते हैं। आगे देखिए भाषा की बात। प्यारे बच्चों, आप यहाँ कुछ व्याकरणिक बिंदुओं की जानकारी प्राप्त करोगे। क नंबर पर, किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। ऊपर के वाक्यों में आए किसान शब्द की जगह किसान की पत्नी लिखकर सभी वाक्यों को दोबारा लिखें। तो ये तो बहुत आसान है बच्चों। ऊपर ये जो वाक्य आए हैं बच्चों, यहाँ तो किसान का जिक्र हुआ है, किसान के बारे में थी ये बातें। तो आप जब किसान की जगह किसान की पत्नी करोगे तो ये वाक्य किस प्रकार बन जाएंगे? किसान की पत्नी का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है। क्या ये आएगा? तो ये तो गलत हो जाएगा। क्या आना चाहिए यहाँ? हंसती रोती। वह प्रकृति के साथ ही हंसती रोती है। अब नाचता गाता का क्या हो जाएगा? नाचती गाती है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता का क्या हो जाएगा? करती। इस वाक्य में किसान करता है, कार्य को करने वाला। ध्यान दो बच्चों, अगर वाक्य में कर्ता पुल्लिंग हो तो उसके साथ क्रिया पुल्लिंग रूप में ही आती है। जैसे कि यहाँ क्रियाएं आई थी, रहता, हंसता रोता, नाचता गाता, करता, ये सभी क्रियाएं पुल्लिंग रूप में थी। लेकिन जब हमने किसान की जगह किसान की पत्नी लिखा तो कर्ता जो है वो स्त्रीलिंग रूप में हो गया। तो कर्ता अगर स्त्रीलिंग हो तो क्रियाएं किस रूप में आएंगी? स्त्रीलिंग रूप में आएंगी। नंबर 6, पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ऊपर 2 वाक्य लिखे हैं, आइए इन्हें मिलाकर एक वाक्य बनाएं। बच्चों यहाँ 2 वाक्य हैं, 2 वाक्यों को मिलाकर हमने एक वाक्य बनाना है। तो हम इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना देंगे और वह वाक्य क्या बन जाएगा? पोंगल नई फसल का त्योहार है और यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर? तो ये बीच में जो हमने और शब्द लिखा वो 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए आया है। तो यह योजक शब्द कहलाता है। कौन सा शब्द कहलाएगा? योजक शब्द। इसी तरह नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें मिलाकर एक वाक्य बनाएं। जैसे कि लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं, वे उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। तो इसका एक वाक्य क्या बन जाएगा? तो वाक्य बन जाएगा, लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं और वे उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। तो प्यारे बच्चों, नीचे कुछ और भी वाक्य दिए गए हैं, उन्हें भी आप और योजक शब्द का प्रयोग कर कर एक वाक्य बनाकर लिख देना।
बच्चों आगे के अभ्यास कार्य में व्याकरण की नई जानकारी प्राप्त करोगे। तो दिया गया है, लोग गाय बैलों के गले में फूल मालाएं पहनाते हैं। मक्का जब आग में डाला जाता है तो यह खील की तरह फूल उठता है। बच्चों ध्यान से देखो, फूल शब्द दोनों वाक्यों में ही आया हुआ है और दोनों ही वाक्यों में फूल शब्द का अलग अलग अर्थ है। पहले वाक्य में फूल शब्द का अर्थ है फूल या पुष्प, फूल मालाएं यानी फूलों की मालाएं। दूसरे वाक्य में फूल शब्द का अर्थ है फूलना। तो ऐसे बहुत से शब्द होते हैं प्यारे बच्चों जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं। इस प्रकार के शब्दों को विअर्थक या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नीचे शब्द 2 बार दिए गए हैं, उनके अलग अलग अर्थ पता करें और लिखें। तो हमें इन शब्दों का अलग अलग अर्थ पता लगाना है। सबसे पहले देखो बच्चों, अरुण। अरुण 2 बार दिया गया है। अरुण का एक अर्थ तो होता है लाल रंग। लाल रंग को अरुण कहा जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं सुबह सुबह सूर्य अरुण रंग का होता है। तो यहाँ अरुण का अर्थ हुआ लाल रंग यानी लाल रंग का होता है। और अरुण का एक अर्थ सूर्य भी होता है। सूर्य को भी अरुण कहा जाता है। आगे उत्तर। उत्तर का एक अर्थ क्या होगा? कहते हैं ना हम प्रश्न उत्तर। भाई इस प्रश्न का उत्तर दो, इसका मतलब इस प्रश्न का जवाब दो। तो यहाँ उत्तर का एक अर्थ हुआ जवाब। और उत्तर का एक और अर्थ क्या हो सकता है? बताइए। दिशाएं कितनी होती हैं? 4, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ उत्तर शब्द आया ना, तो उत्तर का एक अर्थ एक दिशा का नाम भी होता है। पत्र। वाक्य को सुनिए। दिव्या ने अपने पिताजी को पत्र लिखा। तो यहाँ पत्र का मतलब हुआ चिट्ठी। तो पत्र का एक अर्थ तो होता है चिट्ठी। और बताओ कि पत्र का और क्या मतलब हो सकता है? बच्चों वृक्षों पर जो पत्ते होते हैं उनको भी पत्र कहते हैं। तो पत्र का एक अर्थ हुआ वृक्ष का पत्ता। घटा। घटा का एक अर्थ होता है कम होना। घटा का एक अर्थ बादल भी होता है। कई बार आपने सुना होगा आसमान में काली घटा छाई है। तो यहाँ घटा का अर्थ हुआ बादल, यानी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। आगे शब्द है कुल। हिसाब किताब लगाते हो आप तो जोड़ते हो ना, तो आप कुल पता करते हो। तो कुल का मतलब क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर सारा। और कुल का एक अर्थ वंश भी होता है। श्री रामचंद्र जी ने सूर्य कुल में जन्म लिया। कनक। कनक का एक अर्थ हुआ गेहूं। और कनक किसको कहते हैं? सोने को। तो कनक का एक अर्थ सोना भी होता है। अभ्यास कार्य में 5 नंबर पर दिया है, यह भी करें। कुछ प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर, इनके उत्तर आप खुद पता करोगे। तो प्यारे बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर जब आप खुद ढूंढोगे, इधर उधर से पता करोगे, तो आप कभी भी यह जानकारी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपने खुद पता लगाना है और यहाँ दिए गए खाली स्थानों में लिखना है। तो बच्चों ये था हमारा पाठ और अभ्यास कार्य। आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब समय आ गया है कि आपको कि इस पाठ की दोहराई के लिए दिया जाए कुछ काम, जिसे हम कहते हैं गृह कार्य। आपने क्या करना है वह नोट करें। प्यारे बच्चों पाठ को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ें और पाठ से और आपकी बात के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें अपने शब्दों में अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं।
और साथ ही 5 नंबर के अभ्यास कार्य यह भी करें। यहाँ जो जो बातें आपसे पूछी गई हैं, इन सभी बातों के जवाब पता करके अपनी पुस्तक में लिखना है। और साथ ही एक गतिविधि भी करनी है आपने। वह क्या है? आपको सबसे ज़्यादा कौन सा त्योहार पसंद है, इसके बारे में 15 वाक्य लिखने हैं और उस त्योहार की पेंटिंग भी बनानी है। तो आज की हमारी कक्षा होती है यहीं पर समाप्त। फिर मिलेंगे किसी नए पाठ के साथ। धन्यवाद।